हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक कॉम्बसन एंड फ्लेम, जिसको हिंदी में कहते हैं दहन एंड ज्वाला। तो दहन क्या होता है, मतलब कॉम्बसन क्या है एंड फ्लेम क्या है, ये हमारा इस टॉपिक है। और उसमें सबसे पहले हम ये कॉम्बसन के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये टॉपिक हमारा दहन मतलब जलने से संबंधित है, दहन, ठीक है ना। तो इसमें हम उन सब्सटेंस की बात करेंगे जो जलते हैं। उसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि फ्यूल क्या है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि फ्यूल क्या है। तो फ्यूल से तो आप सब समझते हैं, फ्यूल ईंधन कहते हैं जिसे। और ईंधन ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, हीट देता है, उसको फ्यूल कहते हैं। जो कुछ भी फ्यूल वो होता है जिससे कुछ एनर्जी और हीट रिलीज होती हो, वो फ्यूल है। अब ये फ्यूल कौन कौन से हैं आप जानते हैं कि फ्यूल कौन कौन से हैं। यहाँ मैंने लिस्ट ये नाम लिख रखे हैं। और उसमें काउडंस है, काउडंस गाय का गोबर होता है, वो काउडंस। वुड भी एज ए फ्यूल हम यूज लेते हैं, खाना पकाते हैं वुड से। और कोल ऑल्सो है फ्यूल। कोयले के बारे में पहले के चैप्टर में बात कर चुके हैं। कोल, चारकोल ऑल्सो फ्यूल। डीजल पेट्रोल हम जानते हैं, ये गाड़ियों का फ्यूल है, डीजल पेट्रोल। एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको सीएनजी कहते हैं, सीएनजी गैस। तो आजकल गैस भी ये भी गाड़ी में भरी जाती है, सीएनजी गैसेस, और ये भी एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। इसके अलावा एक्सेट्रा हम एलपीजी गैस वगैरह है, ये भी क्या है, फ्यूल है। तो ये सब फ्यूल से हम जानते हैं कि ये सब क्या करते हैं, इनसे हमें कोई कार्य करते हैं, हमें इन सबसे, और इन सबसे एनर्जी मिलती है और हीट रिलीज होती है। तो नॉर्मली हम ये सब जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि एक कैंडल को जलाते हैं और एक हम जलाते हैं कोल को। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या समझे आप इसके डिफरेंस के बारे में। कैंडल को जलाने पे और कोल को जलाने पे क्या है, ये दोनों समान रूप से जलते हैं? नहीं जलते ना। कैंडल फ्लेम में जलती है। कैंडल को जब आप जलाएंगे तब ये ऐसे फ्लेम होगी, जबकि कोल को जलाने पर इसमें फ्लेम नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे समझेंगे। कृपया बता देते हैं कि कैंडल को जलने से क्या होता है, उसमें वेपोराइज होते हैं। तो वही सब्सटेंस जो वेपोराइज होते हैं वो फ्लेम के साथ जलते हैं। इसे हम आगे और अच्छे से फ्लेम वाले टॉपिक में समझेंगे। उसके अलावा आपने मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग के बारे में समझा होगा, देखा होगा, क्लासेस में बताया भी था। और मैग्नीशियम रिबन का जलना, मैग्नीशियम रिबन एक मेटल है, उसको जब हम जलाते हैं तब क्या होता है, वो व्हाइट डिजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। व्हाइट डिजलिंग फ्लेम, उसमें चमक होती है, सफेद चमक, और क्या उसका सफेद पाउडर बन जाता है। ओके, ये हम जानते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, हीट एंड लाइट रिलीज हो रही है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे हीट एंड लाइट रिलीज हो रही है। तो फिर हम ये कॉम्बसन किसे कहेंगे, क्या ये कॉम्बसन है? बिल्कुल। तो इसकी जो हम परिभाषा अगर देखें, डेफिनेशन अगर हम देखें कॉम्बसन की, तो वो डेफिनेशन क्या कहती है? ये डेफिनेशन कहती है कि कॉम्बसन वो है, एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है ये? केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जब कोई चीज जलती है तब उसमें लाइट और हीट कहां से आई, वो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन के कारण हुई। केमिकल रिएक्शन अब किनके बीच में हुई, तो ये केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई। हवा में कोई चीज जलती है, ये सारी चीजें जलती है, हवा के संपर्क में आकर जलती है, एयर के संपर्क में आकर जलती है। एयर में क्या है, ऑक्सीजन। देन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है वो क्या है, क्या कहलाता है, केमिकल प्रोसेस। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि ए केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो कोई सब्सटेंस होता है, कोई पदार्थ होता है, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ।
यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना इस कॉम्बसन की डेफिनेशन में शामिल है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या देगा, टू गिव ऑफ हीट जनरेट होगी इज कॉल्ड कॉम्बसन। तो इससे क्या होगा, हीट पैदा होगी। तो हीट या उष्मा वो कहां से आई, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से आई। तो यहां इसकी डेफिनेशन में आप ऑक्सीजन वाला फैक्टर अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है जो किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ होता है। तो इस वे में हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है, फ्यूल। तो ये सब क्या है, इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल। तो ये कॉम्बसन्स, इसको फ्यूल भी कहते हैं। और ये कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं ये, कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस। तो कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं, कॉम्बसन प्रोसेस को करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, वो कहलाते हैं कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस। बात समझ में आ गई होगी आपकी। फूड क्या है, फूड इज ऑल्सो ए कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस। फूड से क्या होता है, फूड में भी हम जब खाना खाते हैं, वो खाना फूड हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद में सेलुलर लेवल पे उस पे क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और हमें एनर्जी मिलती है, हीट जनरेट होती है, वो एटीपी के रूप में कलेक्ट रहती है बॉडी में। तो इस प्रकार से कॉम्बस्टिबल एंड नॉन कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस का डिफरेंस भी हम देखेंगे। कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो ये प्रोसेस करते हैं, और नॉन कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉम्बस्टिबल एंड नॉन कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल है जो आपके जो लेसन है उसमें जो टेबल दे रखी है 6.1, तो उस टेबल के हिसाब से मैंने बनाया है। वो सब्सटेंस लिए हैं, तो वुड, पेपर, आयरन नेल, कैरोसिन ऑयल, स्टोन पीस, स्ट्रॉ, चारकोल, मैच स्टिक और ग्लासेस। इनमें से कौन कौन से कॉम्बस्टिबल है, कौन कौन से नॉन कॉम्बस्टिबल है, उनको छांटना है। तो देखो आप बात करते हैं वुड की। वुड क्या करता है, वही कॉम्बसन की है जो डेफिनेशन अगर आपको याद है तो क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके हीट जनरेट करती है। तो वुड क्या जलाने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट जनरेट करती है, तो ये क्या है, कॉम्बस्टिबल है। पेपर ये भी जलता है, कॉम्बस्टिबल। आयरन नेल उस प्रकार से जलकर हीट नहीं देती है, तो ये क्या है, नॉन कॉम्बस्टिबल। कैरोसिन ऑयल ये कॉम्बस्टिबल। स्टोन पीस पत्थर का टुकड़ा, उसको जलाने पर क्या वो इसी सेम जलेगा, नहीं जलेगा, तो ये भी नॉन कॉम्बस्टिबल। स्ट्रॉ जलेगा, कॉम्बस्टिबल। चारकोल कॉम्बस्टिबल, मैच स्टिक कॉम्बस्टिबल, और ग्लास नॉन कॉम्बस्टिबल। देन इस प्रकार से ये दोनों डिफरेंस है टेबल कि कौन कौन से सब्सटेंस कॉम्बस्टिबल होते हैं और कौन से नॉन कॉम्बस्टिबल होते हैं। अभी पहले आपने समझा कि कॉम्बसन क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने समझी कि डेफिनेशन क्या है कि ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके हीट जनरेट होती है, ठीक है ना। अब आपको ये पता है ऑक्सीजन कहां होती है, एयर, देन एयर इज नेसेसरी, हवा बहुत जरूरी है। विदाउट एयर कोई कॉम्बसन प्रोसेस नहीं होगा। अब जैसे फ्यूल है, फ्यूल सारे ये प्रोसेस करते हैं। कैंडल का एग्जांपल लेके ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप घर पे भी कर सकते हो। और इसमें क्या करना है कि कैंडल लेनी, जलती हुई कैंडल है, ये इसकी फ्लेम है। इस जलती हुई कैंडल को ऊपर एक ग्लास से इसको ढकना है, लेकिन नीचे यहाँ पे दो स्ट्रिप रखी गई है, दो पट्टी रखी गई है, ताकि नीचे से हवा अंदर आ सके। एयर कैन एंटर इन दिस जार। देन इसके ऊपर ये जार उल्टा रखने से उल्टा रखा हुआ है। अब ये कैंडल जल रही है, इस कैंडल में कोई चेंजेस नहीं आया। दूसरा हमें क्या करना है, ये स्ट्रिप्स हटा देंगे। ये स्ट्रिप्स जैसे हटाएंगे तो क्या होगा, जार इसके ऊपर पूरा का पूरा पैक कर देगा।
ये कैंडल पूरी चारों तरफ से पैक हो जाएगी और इसमें हवा अंदर, एयर अंदर नहीं आ पाएगी। जब एयर नहीं आएगी तब क्या होगा कि ये कैंडल की जो फ्लेम है स्लोली स्लोली छोटी होती हुई क्या हो जाएगी, ये बुझ जाएगी। अब ये फ्लेम नहीं रहेगी, थोड़ी स्मोक निकलेगी, फिर ये बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों? पहले हवा आ रही थी, जल रही थी, जैसे ही एयर आनी बंद हो गई ये बुझ गई। तो ये बताता है एक्सपेरिमेंट कि जल नहीं निकली, एयर इज नेसेसरी, हवा जरूरी होती है। क्या सन में कॉम्बशन प्रोसेस होता है? कॉम्बशन प्रोसेस क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। क्या इसी तरीके से कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके सूर्य भी हीट्स देता है, सन भी हीट्स देता है? नहीं, वहां पे कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो वहां पे कौन से प्रोसेस होता है? वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। और इस न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आगे के चैप्टर में हम देखेंगे। बट सन में क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन। दूसरा एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि एक बर्निंग वुड या फिर कोई चारकोल, उसको क्या करना है, तवे के ऊपर रखना है और जलाना है, उसको गर्म करना है। वो गर्म हो रहा होगा, वो जलने लगेगा। अब उसके ऊपर जार रख के उसको एयर टाइट कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो पारदर्शी। उसके ऊपर रख दिया, अब वो जलना बंद हो जाएगा। अब जलना बंद क्यों हुआ? सेम एज इट इज, उसमें क्या हुआ, एयर एंटर होनी बंद हो गई। तो सीधी सी बात है कि कॉम्बशन प्रोसेस के लिए एयर इज नेसेसरी, हवा जरूरी है। जब किसी व्यक्ति के आग लग जाती है, कपड़ों में किसी के आग लग गई, तो आग लगने पर क्या करते हैं? आग लगने पर उसको ब्लैंकेट से लपेटते हैं, उसके ऊपर कंबल डाला जाता है। कंबल डालने से क्या होगा कि वो पूरा का पूरा उसको कवर अप कर देगा और उसमें एयर, ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट टूट जाएगा, यानी हवा से उसका कांटेक्ट नहीं रहेगा और वो आग बुझ जाएगी। फॉरेस्ट फायर के बारे में आपने सुना होगा। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है। जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट होती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तब जंगल में जो सूखी घास है वो क्या करती है, हीट के कारण उसमें, और एयर का कांटेक्ट तो होता ही है, उसमें आग लग जाती है। और वो आग एयर के थ्रू ज्यादा तेज होती जाती है और पूरे जंगल में फैल जाती है। उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब ये तो आप जानते ही हो कि कॉम्बशन प्रोसेस होता है, एयर इज नेसेसरी होती है, आग जलती है। लेकिन क्या सभी पदार्थ एक ही टेम्परेचर पे जलते हैं? वो नहीं जल पाते। कोई सब्सटेंस होगा वो जल्दी आग पकड़ लेगा, कोई सब्सटेंस ज्यादा देर तक गर्म करेंगे तब उसमें आग लगती है। तो हर सब्सटेंस, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि कोई सब्सटेंस तब जलना शुरू होता है जब वह उस टेम्परेचर पे आ जाए जहां पर वो उसमें आग लगनी शुरू होती है, यानी कि वो फायर कैच करता है। तो वो टेम्परेचर उसका कहलाता है इग्निशन टेम्परेचर। तो जो सब्सटेंस है, हर सब्सटेंस अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे वो आग पकड़ते हैं, कैच फायर, अलग अलग टेम्परेचर पे। तो वो जो टेम्परेचर है उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। वो लोवेस्ट टेम्परेचर है, मतलब गर्म करते जाए और वो टेम्परेचर आ जाए, वो मिनिमम टेम्परेचर आ जाए जहां वो जलना शुरू हो जाता है। लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर, जहां पे उस पदार्थ में आग लग जाती है, उस सब्सटेंस को, उसको क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है ना, ये आप जानते हो। अब एक कुछ एग्जांपल है, जैसे वुड और केरोसिन की बात करते हैं। मैच स्टिक को भी ले लो,
मैच स्टिक बड़े बड़े अपने आप तो माचिस की तीली जलती नहीं है, उसको जब हम रब करते हैं मैच बॉक्स पे तब वो जलती है। क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से वो टेम्परेचर उसको मिल जाता है जहां पर उस मैच स्टिक को जलना होता है, तब वो जलना शुरू होती है। इसी प्रकार से केरोसिन ऑयल और वुड की बात करते हैं तो क्या दोनों समान एक साथ जलना शुरू होते हैं? नहीं, केरोसिन ऑयल बहुत जल्दी आग पकड़ता है, जबकि वुड लेट आग पकड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है देन वुड। लकड़ी की अपेक्षा, वुड की अपेक्षा केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया? लो। तो जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो जल्दी आग पकड़ेंगे। देन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो होंगे जिनका टेम्परेचर वेरी, इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, और जैसे पेट्रोल हो गए, बात कर रहे, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ते हैं। यानी कि ये वो होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ने वाले होते हैं, ठीक है ना। अब एक इग्निशन टेम्परेचर की डिफरेंस होता है, यानी अलग अलग, जब तक वो पदार्थ सब्सटेंस उस टेम्परेचर लोएस्ट पे नहीं आता जलना, तब तक वो जलेगा नहीं। तो उसको एक एग्जांपल है, आप क्या कीजिए, एक कागज की एक कीप बना लीजिए। कागज की कीप बना ली, उसमें पानी भर लो, कागज का कोई बर्तन बना लो, कीप बना लो, और उसमें पानी भरने के बाद में उसको आप कैंडल के ऊपर रखो या बर्नर के ऊपर रखो, तो उसके नीचे आग लगेगी। आप जानते ही हैं कि कागज को जलाने पर कागज में क्या होती है? आग लग जाती है। बट उसमें क्या हुआ है, कागज का बर्तन है, उसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब क्या होगा? अब वो कैंडल उसको हीट देगी, उस कागज को, लेकिन वो कागज, वो पेपर जलेगा नहीं। वो क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि उसके ऊपर जो वाटर है, पानी है, वो उस कागज को इग्निशन टेम्परेचर पे आने ही नहीं देता। यानी कि वो पेपर इतना गर्म हो ही नहीं पाता, अपने लोएस्ट टेम्परेचर पे जहां वो जलता है वहां तक वो आ ही नहीं पाता। उससे पहले ही उसकी जो हीट है वो किसको ट्रांसफर हो रही है? वो हीट वाटर को ट्रांसफर हो रही है। तो क्या होगा? उसमें जो पानी है वो गर्म होना शुरू होगा, और वो गर्म होता जाएगा, उबलना भी शुरू होगा। इसलिए आप कागज के बर्तन में भी पानी को गर्म कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था इग्निशन टेम्परेचर का। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें अगला इसका जो टॉपिक है वो हम पूरा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।